कहानी शुरू होती है एक ओझा के घर से जिसका नाम था सिमेंटी। वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता था। हर दिन की तरह वो सुबह उठ के प्रेयर करता है। वो अपनी बेटी आयु को जगाता है और कहता है कि सबको जगा दो। आयु भी अपने छोटे भाई अजी को देखती है, फिर अपनी सौतेली माँ को। उन दोनों को जागने के लिए बोल के आयु प्रेयर करने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें आ रही है, तोड़फोड़ की, चिल्लाने की। प्रेयर खत्म करने के बाद वो जब बाहर जाती है तो ये देखती है कि उनके घर में दो चोर आए, लेकिन वो चोर कुछ चोरी नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो उसके पापा को मार रहे। आयु अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसके पापा का सर काट के उनके घर के दरवाजे के बाहर टांग देते हैं। कौन थे ये लोग? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ नहीं पता। खैर, एक साल बीत जाता है। सिमेंटी इस दुनिया से जा चुका था, वो भी बहुत बदतर तरीके से, जिसका असर उसकी पूरी फैमिली पे पड़ा। आयु, उसकी माँ निंग, उसका छोटा भाई अजी, तीनों के तीनों गरीब हो गए। अब वो अपने महल जैसे घर को छोड़ के अपने गांव के एक छोटे से घर में रहते थे, जहाँ पर आयु एक दुकान में काम करती थी। आयु काफी मेहनत से काम करती थी, जिसकी वजह से उस दुकान में काफी भीड़ रहती थी। लेकिन उसके बगल में एक और दुकान थी जिसे एक लड़की आरी चलाती थी। वो बार बार आयु को ये कहती थी कि तुम्हारे पापा काला जादू करते थे, इसलिए वो मारे गए, और तुम भी शायद काला जादू करती हो, इसलिए इस दुकान में इतनी भीड़ रहती है। आयु उसकी बातों को बार बार इग्नोर करती थी। उस दुकान में रतमान नाम का एक लड़का भी आता था, जो कि आयु से प्यार करता है, और शायद आयु भी उसे पसंद करती है। ये देख के आरी को और गुस्सा आता था, और वो और भी ज्यादा आयु को ताना मारती थी। लेकिन उस बेचारी को इन सारी बातों की क्या फिक्र। वो अपना काम खत्म करती थी और टाइम से अपने घर की तरफ जाती थी। हर दिन वो यही करती थी। लेकिन आज जब वो अपने घर जा रही थी तो वो ये देखती है कि उसके चाचा उसके घर आए, जो कि उसकी माँ को, या मैं यूं कहूँ कि उसकी सौतेली माँ को ये समझा रहे कि तुम्हारा पति इस दुनिया से जा चुका है। तुम ये शापित दुकान और ये शापित घर, इन दोनों को बेच दो और मेरे साथ चल के मेरे फैमिली के साथ रहो, तुम तीनों के लिए अच्छा होगा। ये सुन के आयु को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ये घर और इस घर के बगल में एक छोटी सी दुकान उसके पापा की आखिरी निशानी थी, और वो नहीं चाहती थी कि ये निशानी कभी भी यहाँ से खत्म हो। चाचा उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आयु को हमेशा ऐसा लगता था कि चाचा उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। वो चाचा की बात को इग्नोर कर देती है। वो तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन आयु की हालत सच में अच्छी नहीं है। उनके परिवार में गरीबी टूट चुकी है। निंग अपनी बेटी को समझाती है कि जाओ अपने पापा के दोस्त को खाना दे दो। उसके पापा के दोस्त, जिसका नाम था सार्वो, वो भी उसके पापा की तरह ओझा थे। लेकिन जब से सिमेंटी गया है, तब से वो आयु के घर के बगल में ही रहते हैं। आयु सार्वो को खाना देने जाती है। सार्वो तो अभी वहां पर है नहीं, लेकिन तभी आयु का ध्यान एक छड़ी की तरफ जाता है, और उसे उस छड़ी को देख के कुछ याद आ रहा है। उसे ये याद आता है कि उसके पापा इसी छड़ी का इस्तेमाल करके लोगों के शरीर से भूत और जिन का साया उतारते थे। अब वहां पर सार्वो भी आ जाता है। वो आयु को बताता है कि ये छड़ी तुम्हारे पापा ने मुझे दी है। आयु को भी लगता है कि शायद ये सही कह रहे हैं। फिर वो वहां से जाने लगती है। तभी सार्वो उसे रोकता है और उसे बताता है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे चाचा इस घर और उस दुकान को बेचना चाहते हैं, जो कि तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे चाचा लालची है, तो कभी ये होने मत देना। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे पापा ने वो दुकान लोगों को दे दी थी, ताकि गांव के लोग वहां पर जाके प्रेयर कर सके। ये सारी बातें सुन के आयु को अपने पापा की बहुत याद आ रही है। वो ये फैसला करती है कि वो उसी दुकान में जाके प्रेयर करेगी। वो उस दुकान की तरफ जा रही है, लेकिन उस दुकान में पहले से एक आदमी है जो कि प्रेयर कर रहा है। लेकिन उस आदमी को ये एहसास होता है कि वहां पर कोई और भी है। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। आयु को लगता है कि शायद इसे कुछ काम होगा। अब वो भी उस दुकान के अंदर जाती है। ये कोई मामूली दुकान नहीं है, बल्कि इसी दुकान में आयु के पापा लोगों के अंदर से भूतों का साया निकालते थे, और फिर बाद में उन्होंने ये दुकान गांव वालों को दान में दे दी। आयु आज इसी दुकान में प्रेयर करी, लेकिन धीरे धीरे आयु को एहसास होता है कि उसके बगल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी शापित आत्माएं। ये सब देख के आयु डर जाती है। वो वहां से भागती है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या उसने जो देखा वो सच था या फिर एक सपना। वो डरते हुए अपने घर की तरफ भागती है, लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती, अपनी सौतेली माँ को भी नहीं। उसे अपना बचपन याद आ रहा है कि कैसे वो एक बार अपने पापा से पूछे बिना इस दुकान में आ चुकी थी, जब उसके पापा एक आदमी के अंदर से एक शैतानी आत्मा का साया बाहर निकाल रहे थे, और तब
उसने पहली बार ये देखा था कि उसके पापा क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और तब उसका सामना जादुई सांप से हुआ, या मैं यूं कहूं कि आत्माओं से, जो कि सांप का रूप लेके आई थी। लेकिन इससे पहले आयु कुछ और समझ पाती, उसके पापा उसे वहां से लेके चले जाते हैं। आयु को सब कुछ याद है कि क्या हुआ था उसके बचपन में, लेकिन अब बचपन जा चुका है। आयु ये बात किसी को नहीं बताती और रोज की तरह वो अपनी दुकान में काम कर रही है और उसकी दुकान में काफी सारे लोग आ रहे हैं। और ये देख के आरी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में आयु को उल्टा सीधा बोलना शुरू करती है कि तुम डायन हो, तुम जादू करती हो और तुम्हारे पापा भी जादू करते थे, इसलिए तो वो मारे गए। अब ये सुन के आयु को बहुत गुस्सा आ रहा है और अब आयु एक इंसान नहीं बल्कि एक शैतान बन चुकी है और वो आरी के ऊपर हमला कर देती है। आयु का ये रूप देख के पूरे दुकान वाले डर जाते हैं। सब कोई आरी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयु को बहुत गुस्सा आ रहा है। वहां पर रतमान भी आता है और काफी कोशिश करने के बाद फाइनली वो लोग आरी को बचा लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद आयु को तो कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैलती जा रही थी कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि इसके अंदर एक शापित आत्मा है और ये भी अपने पापा की तरह काला जादू करती है। आयु बहुत परेशान थी और ये खबर उसके माँ निंग तक भी पहुंच जाती है। निंग भी आयु से पूछती है कि क्या जो लोग कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आयु सब कुछ इनकार कर देती है। निंग आयु को समझाती है कि एक बात सुनो, जिस दुकान में तुम्हारे पापा लोगों को ठीक करते थे उस दुकान में एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं जो कि तुम्हारे पापा की मदद करती थी। उस दुकान में मत जाओ। आयु निंग से झूठ कह देती है कि वो उस दुकान में कभी नहीं जाती। लेकिन अब आयु को धीरे धीरे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगली सुबह वो फिर से उस दुकान में जाती है और प्रेयर करना शुरू करती है और फिर से उसके सामने एक साया आता है। आयु चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी आयु पास की तरफ चली जाती है और वो ये दिखती है कि उसके पापा बहुत परेशान है क्योंकि आयु की तबीयत बहुत खराब है। और तब उसके चाचा उसके पापा को समझा रहे कि तुम्हारी बेटी के साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आत्माओं की मदद से, जिनों की मदद से लोगों को ठीक करते हो। ये सब करना बंद कर दो, वरना वो आत्माएं तुम्हारी बेटी के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेगी। इसी वजह से तुम्हारी पहली बीवी और आयु की माँ इस दुनिया से जा चुकी है। ये सब सुन के सिमेंटी को बहुत रोना आ रहा है। वो अपने भाई से वादा करता है कि वो ये सब बंद कर देगा। इससे पहले आयु कुछ समझ पाती, आयु फिर से प्रेजेंट में आ जाती है उसी दुकान में। और अब आयु के सामने एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं जो कि उसके तरफ बढ़ती हैं। आयु किसी तरीके से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। अब उसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो ये देखती है कि उसके घर में आरी की माँ आई है जो कि निंग के ऊपर चिल्ला रही है और पूरे गांव वाले निंग के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि तुम्हारी बेटी सब काला जादू करते हैं और तुम्हारी बेटी आज मेरी बेटी को मार ही देती। निंग सबसे माफी मांग रही है, सबको समझाने की कोशिश कर रही। आयु भी समझ जाती है कि सब गुस्से में, तो वो सबसे माफी मांगती है। लेकिन आरी की माँ उसी की तरह थी, मतलबी और खुदगर्ज। वो निंग और आयु को भला बुरा कह के वहां से चली जाती। आयु समझ जाती कि उसे जल्द से जल्द इस बात का हल ढूंढना पड़ेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर वो रतमान के साथ सार्वो के घर जाती। सार्वो उसे बताता है कि बचपन में जब तुमने गलती से अपने पापा को काला जादू करते हुए देख लिया, तब से वो आत्माएं तुम्हारी दोस्त बन गई और तुमने ये एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया है। तुम्हें क्या लगता है वो आत्माएं उस दुकान में रहती है? नहीं, वो आत्माएं तुमसे मिलने के लिए उस दुकान में आती है। तुम चाहे जहां भी जाओ, अगर तुम उन आत्माओं को बुलाओगी तो वो तुम्हारे पास जरूर आएंगी। तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुम आत्माओं को बुला सकती हो, लेकिन तुम्हारे चाचा तुम्हें ठीक कर सकते हैं। अगर तुम कहोगी तो मैं उससे बात जरूर करूंगा। तुम्हारे चाचा को भी वो सब आता है जो कि तुम्हारे पापा को आता था। ये सब सुन के आयु फैसला करती है कि वो अपने आप को ठीक जरूर करेगी क्योंकि उसे जल्द से जल्द इन आत्माओं से छुटकारा पाना था। अगले दिन वो अपनी दुकान में काम कर रही है, लेकिन चारों तरफ उसे सिर्फ और सिर्फ आत्माएं दिख रही। वो बहुत डरी और इन सब से थोड़ी दूर निंग सब्जियां बेचने की कोशिश कर रही और सब कोई उसके पास से सब्जी खरीद भी रहे। ये देख के आरी की माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो भी निंग को ताना मारती है कि तुम भी अपने पति और बेटी की तरह काला जादू करती हो, इसलिए सब कोई तुम्हारे दुकान में आते हैं। निंग को बहुत रोना आ रहा है और आयु भी ये सब सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और फिर वो आत्माएं आयु को कहती है कि आरी की माँ को तड़पाओ। आयु अपनी शक्तियों से ऐसा ही करती है और आरी की माँ तड़पने लगती है। अब पूरे गांव वालों को यकीन हो चुका था कि निंग
और उसका परिवार काला जादू करता है। सब कोई इन्हें यहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो लोग ऐसा कर पाते, सार्वो सबको रोक देता है, सबको समझाता है कि अंदर चलो, हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे। सब मान जाते हैं। निंग सबको यकीन दिलाती है कि वो या उसकी बेटी काला जादू नहीं करे, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार ही नहीं। तब सार्वो सबसे कहता है कि ठीक है। निंग पूरे गांव वालों के सामने ये कसम खाएगी कि वो काला जादू नहीं करी। तब तो सब कोई मानेंगे ना। सब कुछ तैयार हो जाते हैं। निंग सबके साथ हॉल में जाती है और ये सब देख के आर्यू को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो भी अपने पापा के दुकान में जाती है और अब फाइनली उसके सामने सारी आत्माएं आ जाती है। लेकिन इस बार आर्यू किसी से डरती नहीं, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये आत्माएं उसकी दोस्त है, उसकी बात मानती है। और इन सब से दूर निंग सबके सामने ये कसम खा रही है कि वो कभी काला जादू नहीं करेगी। लेकिन इससे पहले निंग कुछ और बोल पाती। निंग आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर उसे भी सारी मरी हुई आत्माएं दिखती है। और उन आत्माओं के बीच में आयु, जो कि शायद उन आत्माओं को अपना गुलाम बना चुकी थी, या फिर वो आत्माएं अब आयु के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी थी। ये देख के निंग डर जाती है। पूरे गांव वालों को तो ऐसा ही लगता है कि शायद निंग काला जादू कर रही, लेकिन निंग समझ चुकी थी कि उसके परिवार में जादू कौन कर रहा है। वो समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा है उस दुकान की वजह से हो रहा है। तो फाइनली वो अगले दिन आयु के चाचा से बात करती है कि वो ये घर और दुकान दोनों बेच देंगे। ये खबर आयु तक भी पहुंच जाती है और आयु को बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसे निंग ऐसा कर सकती है। वो गुस्से में अपने घर जाती है, निंग से पूछती है। निंग उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आयु निंग से कहती है कि तुमने मेरे पापा से इसलिए शादी की ना ताकि तुम ये सारे पैसे हड़प सको। तुम मेरे पापा की दुश्मन हो, इसलिए तुम उस चाचा से हाथ मिला रही हो जिसने मेरे पापा को मारा है। मैंने उस दिन देखा था जब मेरे पापा को मारा गया था कि चाचा घर के बाहर ही था, और ऐसा लग रहा था कि उन चोरों को चाचा ने ही भेजा है। इससे पहले निंग आयु को कुछ समझा पाती, निंग ये देखती कि आयु के पीछे पूरी की पूरी आत्माओं की टोली खड़ी है और उनका कब्जा आयु के ऊपर पूरी तरीके से हो चुका है। आयु निंग को धमकी देती कि अगर तुम दोबारा ऐसा करने की सोचोगी तो तुम्हारा वही अंजाम होगा जो बाकी सबका हुआ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको तरपा तरपा के मार दूंगी। अब निंग पूरी तरीके से डर चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगले दिन आयु अपनी दुकान जाती है, लेकिन अब दुकान की मालकिन आयु को काम से निकाल देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि आयु के साथ क्या हो रहा है, और उसे शक था कि शायद आयु भी काला जादू करी। ये सब देख के आयु को बहुत गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी सौतेली माँ, जो कि उसके पापा की आखिरी निशानी भी बेच रही थी, दूसरी तरफ उसकी मालकिन ने उसे दुकान से निकाल दिया था, तो तीसरी तरफ आरी और इसकी माँ, जो कि उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर काला जादू करने का इल्जाम लगा रही है। आयु को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगती है। वो उसी दुकान में जाती है और अब सारी की सारी आत्माएं आयु से कहती है सबको मार दो। और फिर आयु सारी आत्माओं को सांप के रूप में सबके पास भेजती है और कहती है सबको मार दो। सांप सबसे पहले आरी के घर जाता है, उसे मारता है। दूसरा सांप उसकी मालकिन के पास जाता है, वो उसे मार देता है। और तीसरा सांप निंग के पास आता है, लेकिन इससे पहले वो निंग को मार पाता, आयु को होश आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये आत्माएं उससे बस लोगों को मरवाना चाहती है। आयु निंग को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है, लेकिन अब देर हो चुकी है। वो सांप निंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन निंग उस सांप को मार देती है। आयु वहां पहुंच जाती है और वो निंग को रोकने की कोशिश करती है। निंग को समझ में नहीं आता कि आयु उसे क्यों रोक रही है, लेकिन फिर निंग पलट के देखती है तो वो सांप नहीं बल्कि आजी था। ये देख के निंग पूरी तरीके से टूट जाती है और वो ये फैसला करती है कि वो भी नहीं जिएगी। निंग भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। ये सब सदमा आयु बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि वो अपने चाचा और चाची के घर में। उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आई। तब उसकी चाची, जो कि खुद एक ओझा थी, वो उसे बताती है कि तुम्हारी भाई की आत्मा मेरे पास आई और उसने सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं और तुम्हारे चाचा तुम्हें यहाँ पर लेके आए। मुझे पता है कि तुम्हें शक है कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे पापा को मारा है, लेकिन ये असलियत नहीं है। तुम्हारे चाचा अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और तुम लोगों से भी। वो तुम्हें इन सारी आत्माओं से मुक्त करवाएंगे। अब आयु के पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था, तो वो अपनी चाची की बात मान जाती है। थोड़ी देर के बाद चाचा और उनके बेटे यानी कि आयु के भाई पूरी तैयारी करते हैं ताकि आयु को उन आत्माओं की चुंगल से मुक्त किया जा सके। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं।
चाचा कोशिश करते हैं, लेकिन अब सारी आत्माएं वहां पर आ जाती है और वो आयु को कहती है कि इस चाचा ने तुम्हारे पापा को मारा है ताकि ये तुम्हारे पैसे हड़प सके। आयु को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो सबको मारना चाहती है। चाचा उसे समझाते हैं कि मैंने नहीं मारा, बल्कि उसे किसी और ने मारा है, और वो है सार्वो। चाचा आयु को बताते हैं कि सार्वो वही है जिसने तुम्हारे पापा को ये सब करना सिखाया था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे पापा मशहूर होने लगे और कोई भी सार्वो के पास नहीं आता था। ये सब देख के सार्वो को बहुत गुस्सा आया और तब उसने ये फैसला किया कि वो तुम्हारे पापा को मार देगा। उसने पहले तुम्हारे ऊपर जादू किया ताकि सारी आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ जाए, और उसके बाद उसने चोरों को तुम्हारे घर भेजा ताकि वो तुम्हारे पापा को मार सके। और उन चोरों में से एक मेरा बेटा था, जिसे सार्वो ने अपनी बात से ये यकीन दिला दिया था कि सिमेंटी यानी कि तुम्हारे पापा काला जादू करते हैं। मैं सब कुछ जानता था, लेकिन अगर मैं तुम्हें सार्वो की हकीकत बताता तो मुझे अपने बेटे को भी फंसाना पड़ता। सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। ये सुन के आयु को और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भले ही उसके चाचा ने उसके पापा को नहीं मारा, लेकिन उसने कातिलों का साथ दिया है। अब समझ में आया क्यों बार बार सार्वो आयु को रोकने की कोशिश करता था, क्योंकि वो जानता था आयु आत्माओं को काबू कर सकती है। तो वो ये चाहता था कि आयु उसके साथ रहे ताकि वो आयु की शक्तियों की मदद से गांव में एक बार फिर से अपना नाम बना सके। लेकिन अब आयु को सब कुछ पता चल चुका था। वो सबसे पहले अपनी शक्तियों से सार्वो को मार देती है और अब अपने चाचा और उसके बेटे को, उन दोनों को भी मार देती है। आखिरी में सिर्फ चाची बचती है, लेकिन वो बेगुनाह थी। इससे पहले वो आत्माएं और कुछ कर पाती, चाची आयु के शरीर से उन आत्माओं को निकाल देती है। शायद आयु के शरीर से वो आत्माएं जा चुकी है, लेकिन अब भी वो आत्माओं को देख सकती है। उसके सारे अपने इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, लेकिन चाची उसे समझाती कि अब तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि अपनी शक्तियों की मदद से तुम लोगों की मदद करो, और आयु इसके लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।